उस कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 13 माननीय पर्यावरण वन मंत्री। मैं उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-22 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 की धारा 23 की उपधारा 5 का के अधीन विलम्ब के स्पष्टीकरण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14 प्रमुख सचिव विधानसभा 14। निम्नलिखित विधेयक जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 3 मार्च 2025 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 मार्च 2025 को वापस प्राप्त हो गया। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 3 मार्च 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 5 मार्च 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च 2025 को प्राप्त हो गई और वह सन 2025 का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 3 मार्च 2025 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 5 मार्च 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च 2025 को प्राप्त हो गई और वह सन 2025 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 4 मार्च 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 5 मार्च 2025 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च 2025 को प्राप्त हो गई और वह सन 2025 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया। मतदाता संख्या श्रीमती अनुपमा जायसवाल। सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 7वां प्रतिवेदन जो पर्यटन विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 18। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 8वां प्रतिवेदन जो गन्ना एवं चीनी विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 19। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 9वां प्रतिवेदन जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 20। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 10वां प्रतिवेदन जो पशुधन विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 21। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 11वां प्रतिवेदन जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 22। मैं अनुपमा जायसवाल माननीय सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 12वां प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 23। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 13वां प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 24। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 14वां प्रतिवेदन जो आयुष विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 26 विशेषाधिकार नहीं है। याचिकाएं जो आज सर 25 पूरी। मैं अनुपमा जायसवाल सदस्य याचिका समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2024-25 का 15वां प्रतिवेदन जो ग्रामीण अभियंत्रण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करती हूँ। संख्या 26
कुछ नहीं है। मत संख्या याचिकाएं जो उपस्थिति रजिस्टर से मिला लेंगे प्रमुख सचिव, जो सम्मानित सदस्य आज की जो जिनकी प्रेजेंस लगी होगी उनके सबकी याचिकाएं स्वीकार की जाए। चलिए, मत संख्या 28। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 अगस्त 2025 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 11 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 11 अगस्त 2025 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जाएंगी। दिनांक 13 अगस्त 2025 को नियम 56 की सूचनाएं ना ली जाएं एवं प्रश्नकाल ना हो। दिनांक 13 अगस्त 2025 को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की अनवरत चर्चा। दिनांक 11 अगस्त 2025 से दिनांक 16 अगस्त 2025 को उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम नियमित रखा जाए। अगस्त 11 सोमवार निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं। औपचारिक कार्य यथाध्यादेशों सूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना। विधेयकों का पुरस्थापन यदि कोई हो, अन्य कार्य यदि कोई हो तो 12 मंगलवार विधायी कार्य अन्य कार्य यदि हो, 13 बुधवार विधायी कार्य अन्य कार्य कोई हो, 14 गुरुवार विधायी कार्य अन्य कार्य कोई हो, 15 और 16 को बैठक नहीं होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई सहमत है। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो उनके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से मंजूर है। मंत्रियों के द्वारा विधेयक बने। मत संख्या 3 माननीय पर्यावरण मंत्री जी। पर्यावरण मंत्री जी। संसद द्वारा दिनांक 15/2/24 को अधिसूचित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 सन 2024 का अधिनियम संख्या 5 को अधिनियमित किया गया है और ये संशोधन अधिनियम प्रथमतः संपूर्ण हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा और ये ऐसे अन्य राज्यों पर जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के साथ सपठित उसके खंड 2 के अधीन अपनी विधानसभा और विधान परिषदों में संकल्प पारित कर इस अधिनियम को अंगीकृत करेंगे। ऐसे अंगीकार किए गए जाने की तिथि से प्रभावित होगा और चूंकि इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में सुगमता के लिए मूल अधिनियम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का अधिनियम संख्या 6 के उपबंध को गैर अपराधीकृत करना तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नामांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है और चूंकि इस विधानसभा को ये वांछनीय प्रतीत होता है उक्त संशोधन अधिनियम को इस सदन में संकल्प पारित कर उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाना चाहिए। अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सदन एकत्र द्वारा संकल्प करता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का अधिनियम संख्या 5 से संबंधित संशोधनों को उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे संसद द्वारा अधिनियमित किया है तो अंगीकृत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि उस संसद द्वारा 15/2/2024 को अधिसूचित जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 सन 2024 का अधिनियम संख्या 5 को अधिनियमित किया गया है और यह संशोधन अधिनियम प्रथमतः संपूर्ण हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा तथा ऐसे अन्य राज्यों पर जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के साथ सपठित उसके खंड 2 के अधीन अपनी विधानसभाओं में और विधान परिषदों में यदि कोई हो में संकल्प पारित कर अधिनियम को अंगीकृत करेंगे। ऐसे अंगीकृत किए गए जाने की तिथि से प्रभावित होगा और चूंकि इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में सुगमता के लिए मूल अधिनियम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 ब्रैकेट में 1974 का अधिनियम संख्या 6 के उपबंध को गैर अपराधीकृत करना तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करना है और चूंकि इस विधानसभा को ये वांछित प्रक्रिया प्रतीत होती है तो उक्त संशोधन अधिनियम को इस सदन में संकल्प पारित कर उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाना चाहिए। अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 2052 के अंतर्गत
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सदन एतद द्वारा संकल्प करता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का अधिनियम संख्या 5 से संबंधित संशोधनों उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है तो अंगीकृत करता है। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से ये संकल्प को पारित हुआ। आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 51 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। जो सूचनाएं ग्राह्य की गई डॉक्टर आर.के. पटेल, इंजीनियर सचिन यादव, श्री रमेश सिंह, डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर रागिनी, श्री अभय सिंह, श्री रेखा वर्मा, मनीष कुमार उर्फ मंटू, श्री जगदीश नारायण राय, श्री आर.के. वर्मा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जयाउद्दीन रिजवी, श्री अनिल प्रधान, श्री माता प्रसाद पांडे, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, श्री ओम कुमार, मुकेश चौधरी, श्री उमाशंकर सिंह, मोहम्मद फ़हीम इरफान, श्री कविंद्र चौधरी, डॉक्टर नीरज वोरा, श्री आशु मलिक, डॉक्टर राजेश्वर सिंह, वीरेंद्र चौधरी, मोहित सोनकर, राहुल बच्चा, राजीव गुंबर, पलटू राम तथा कमाल अख्तर साहब की सूचनाएं स्वीकार की गई। बाकी सारी सूचनाएं अस्वीकार की गई। आज नियम 300 के अंतर्गत लाइए 301 के अंतर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। श्री मनोज कुमार पांडे जी की सुनने के लिए, लेकिन आज सदन में व्यवस्थित है, कल सुन लेंगे। श्री अनिल प्रधान, श्री आशु मल्लिक की सूचनाएं ग्राह्यता में नहीं आती। आज श्री दिनेश कुमार जी का जन्म दिवस है। हम सब लोग इनको कल विश करेंगे। दिनेश कुमार जी हैं आज? हैं तो भी विश कर देते हैं। चलिए नियम 51 अच्छा निरसन है उसके बाद में ठीक है। मुख्यमंत्री मत संख्या 31 आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 करने को प्रस्तावित करने सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 32 माननीय आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 33 माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, सदन के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 34 माननीय आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को मैं पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 35 माननीय आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 36 माननीय आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 37 परिवहन मंत्री। माननीय आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने को सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 38 माननीय परिवहन मंत्री। माननीय आपके अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। कार्यस्थगन
आज कार्य स्थगन के लिए कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं शुरू हुई। पहले सूचना श्री कमाल अख्तर, श्री नफीस अहमद, श्री महेंद्र नाथ यादव, श्री संदीप सिंह। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में लोगों को इलाज, दवाइयाँ, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने पर, मवेशियों को चारा उपलब्ध न होने तथा बाढ़ पीड़ित की सहायता हेतु निकले व्यक्तियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने होगा। माननीय श्री कमाल अख्तर बोले नियम 56 में, श्री नफीस अहमद बोले नियम 56 में। नियम 56 जो आपने दिया बाढ़ से संबंधित विषय है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अपनी सीट पर चलें। मेरा फिर निवेदन है कि नियम 56 में बाढ़ से संबंधित माननीय नेता प्रतिपक्ष सवाल थे और सरकार की असफलता के कारण आज पाठशालाओं पर बाढ़ पर चर्चा के लिए हम लोगों ने लगाया था। करिए ना, मैं लेकिन सरकार की असफलता के कारण ये सदन चल नहीं पा रहा है और आज उस पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार इससे बचने की कोशिश करती है चर्चा न हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ चर्चा हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कह रहे हैं चर्चा ना हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप चर्चा करिए। चर्चा ना हो तो तब कहा जाएगा तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप चलिए अध्यक्ष जी, आप चर्चा करिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि सदन चले। मैं तो कह रहा हूँ चर्चा, इसलिए जो स्थिति हाउस की है मानवर, आप देख रहे मानवर, लेकिन हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। हम तैयार हैं जवाब देने के लिए हर बात का। इसलिए ये मानवर, ये जो है पहले मानवर ये ठीक कराया जाए। मैं तो कह रहा हूँ आज बाढ़, बेरोजगारी, चलिए ना, चर्चा होनी थी। सरकार अड़ी हुई है इसलिए कि उस पर चर्चा ना हो पा रही। आप चलिए ना, इसलिए ये टाल रहे हैं। चर्चा में जवाब देना पड़ेगा। चर्चा के लिए तैयार है, इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ इस बाढ़ में सरकार ने जो राहत का कार्य है, एक देवी आपदा है मानवर, भरपूर राहत का कार्य मानवर किया है। और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करा के हम मुआवजा दे रहे हैं। जानवरों के लिए चारा उपलब्ध करा रहे हैं। जहां जहां जैसी आवश्यकता है मानवर, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को पहले दिन, जिस दिन बाढ़ की आशंका थी, उसी दिन नियुक्त करके उन लोगों को भेज दिया। और आज कहीं पर भी बाढ़ खतरे के निशान से बाहर नहीं है। केवल बलिया की एक सूचना ऐसी है मानवर, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ राहत का कार्य किया है, चारे की व्यवस्था की है और फसलों का नुकसान आकलन करके उसको भी, जो भी नुकसान आएगा उसका भी हम उनको प्रतिकर देंगे मानवर। अगर आपने माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि बाढ़ के लिए सरकार पूरी तरीके से चिंता कर रही है, वहाँ पर जो भी समस्या उनका निराकरण कर रही है, अगर आपको कुछ बात कहना है, कुछ सुझाव देना तो आप दे सकते हैं। चलिए, नहीं दूसरा श्री मनोज कुमार पांडे, श्री उमा शंकर सिंह। उत्तर प्रदेश में गूगल मैप की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना से उत्पन्न संबंध के संबंध कल करेगा। चलिए, तीसरा डॉक्टर संग्राम सिंह, प्रदेश में बेरोजगारी से उत्पन्न। आप करना चाहते हैं चर्चा तो करिए, प्लीज करिए। आप करना चाहते हैं तो चलिए, नहीं करना चाहते। नियम 51 के अंतर्गत आज 72 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित मान्य सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई। श्री अमिताभ पांडे, श्री संजीव शर्मा, इंजीनियर सचिन यादव, डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर रागनी, श्री अभय सिंह, श्री रेखा वर्मा, श्री मनोज कुमार पांडे, श्री अनिल प्रधान, श्री कमाल अख्तर, श्री जयप्रकाश अंचल, चौधरी बाबूलाल, श्री संजय शर्मा, डॉक्टर संग्राम यादव, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा मोहना, श्री देवेंद्र निम, श्री उमाशंकर, श्री राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया। चलिए, अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक।
Infinix GT30, 5G+. Front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace. Yo. Bro like that, and we're back to the base. Search on Flipkart. हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए से स्टार्ट करें और 3 करोड़ देकर अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करें। यस, विद एक्सिस मैक्स लाइफ कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट इनोवेशन फंड के साथ इसमें लाइफ कवर तो है ही, और अगर आपने इसमें 15,000 रुपए का मंथली प्रीमियम शुरू किया होता फॉर 10 इयर्स, यानी टोटल प्रीमियम पेड ₹18 लाख, तो आपको इन 2025 में लगभग 3.7 करोड़ रुपए जो प्रीमियम पे किए हैं वो भी गारंटीड मिलते हैं और मार्केट का अपसाइड भी मिलता। लेकिन अगर इसी बीच आपको कुछ हो जाए तो कंपनी बचे हुए प्रीमियम भी फंड करेगी ताकि आपका मैच्योरिटी अमाउंट सिक्योर रहे, और तो और फैमिली को मंथली इनकम बेनिफिट भी मिलेगा। इस 4-in-1 बेनिफिट के साथ आपका इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा बच्चों के सपनों की तरह। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू बाय नाउ। There is a lot of uncertainty in India Inc. The corporate world is silent. In fact, when we tried reaching out to industry bodies like FICCI and CII, many of them, of course, on the face of it, saying that it's time that we open up our market, bring in reforms to ensure that we wade through this tariff crisis. But many more have gone silent, waiting for the back channel talks and the final tariff to settle down. I have with me today Suhail Seth. Suhail Seth is the founder and the managing director of Counselage India. He's an ad man. He speaks to corporates. He gets a sense of what India Inc. is thinking. Suhail, what is going on in boardrooms today with this tariff situation? Look, it is a serious situation. But look at the Indian economy for a minute. We have a huge consumptive economy. Our total exports are $780 billion, of which 40 billion is going to be impacted. If you look at a percentage, it's 4.9%. Which are the sectors that are likely to be hit or will be hit? One is jewelry, textiles, but also remember that the dollar is strengthening. There will be an offtake and an offset of that. My whole perspective, Niranjan, is that there is no better thing for great leaders to look for opportunities in adversity. This is the time for Indian brands and the Indian government to do three things. Number one, we need to bolster great Indian brands, and there are many. Okay, let me just mention some brands off my tongue. Look at what Jio has done in the telecom space. It has completely redefined the way people are looking at services, telephony, telecom, mobility. Look at what the House of Tata has done with EV cars. You know, they have Jaguar Land Rover, but that's an international brand which is playing out internationally. But look at what the Tatas have done with EV. Again, with the Tatas, you have Taj. You have great brands made in India and of Indian origin. I'm not even mentioning TCS. I'm not even mentioning Infosys, Wipro, HCL, all of those. What is going to happen in the globe today? Donald J. Trump, because of his irresponsible, stupid behavior, because he's insane. Remember, when you're dealing with a man who's a bully and insane, it's a lethal concoction. But it's also a great concoction because because of his stupidity, is reorganizing the global order. Can you imagine, because of his idiosyncrasies and irresponsible behavior, today China, Russia, and India are talking to each other. So you're creating blocks. Look at what he's done with the African countries. So you've got the African market. Look at the way he's treated EU. You've got the EU market. So imagine America for a minute disappears from our export horizon. Nothing's going to happen. Then obviously there will be punitive measures that I'm sure the Indian government will also take on American companies in India. And that's going to happen. I don't see mega pain. I see short-term pain, but I also see the Indian ability, not jugaad is a terrible word, but the Indian ability to circumvent that
with greater speed and alacrity, which is what they will do. So everyone who says, oh, it's all doomsday and we are finished, rubbish. India has had and India has faced headwinds every time. What was the option? You tell me, what was the option before Narendra Modi? A, to submit himself and therefore the Indian people to the maniacal desires of an irresponsible bully. Number two, threaten the very industries that we hold dear, which is our agriculture, which is 60% of our economy, our fisheries, our services. Now, take for example, and this is an interesting statistic. By October, Niranjan, and October 2025, so we're talking about 3-month window. By October 2025, the American consumer will give Donald Trump hell. The American consumer will be paying more for everything, from potatoes to oranges to avocados to basic needs, basic services. I mean, if he imposes the tariffs that he's threatening to do on pharma companies, including the pharma companies in India, the American consumer will be paying 500% more than he or she does for drugs, oblique pharmaceuticals today. Who's going to take that hit? When you have galloping inflation because of this, when you have a Fed who he's constantly fighting with, when you have the IRS chief who he has just fired, where does he have, room for flexibility? None. Tell me of a man who constantly threatens the world, who's constantly saying, I'll do this, I'll do that, I'll impose more tariff. Why is he willing now to talk to Putin with or without Zelensky at the table? He realizes that it is endgame. And people who are bullies always push the envelope till the maximum that they can because they don't fear pushback. Look at the way he communicates on global diplomacy issues. He's just sent out a tweet. Oh my God, Narendra Modi is meeting Putin. Now watch what I'll do. We're not in school. You can't have a school bully pretend to be the leader of the so-called free world. And remember, everything said and done, he only has 3.5 years. We're a civilizational legacy. If we had submitted to everything that Trump wanted us to submit to qua tariffs, we'd have paid the price for a lifetime because no American president would have been able to overturn that. And mark my words, there are issues within the Democrats, within the Republicans, his party, Republicans. Yeah. People are worried. The economists of great repute, whether it's Jeffrey Sachs or Larry Summers in America, have criticized his move qua tariffs. So this man is going berserk. The problem is, if you own a China shop and you have a marching bull, the thing is to let the bull finish its work. If you come in its way, it's not going to stop. That's how we've got to treat Trump. For me personally, Indian brands will now find more and varied markets as they should. If, imagine, you tinker with H-1B visas and many of our talented India pool can't go overseas or can't go to America, this is the time for the government to set up a Silicon Valley in India where we actually do advanced programming, where we create our own Facebook. What did China do? When China banned Google, when they banned Amazon, what did they do? They created their own great brands, whether it was an Alibaba brand, whatever they did. So I don't see a major problem. Of course, there'll be short-term pain, but there will be long-term gain. Yeah. One last question before I let you go. What do the Indian companies, Indian businesses want from the government in terms of reforms? Excellent. Any company, Niranjan, whether it is of Indian origin or whether it is operating in India, looks for 4 things. Number one, they look for predictability of policy. This constant changes in policy mess people up because businesses by nature are investors. So a Narayan Swamy can't invest in something and then be told, oh, sorry, I've just changed the policy, so your numbers are out of whack. Second,
is they look for ease of business. And when I say ease of business, I generally mean ease of business. Narendra Modi has done a superb job in the ease of business vertical, but I think a lot more needs to be done. Number three, we need to reorient the GST and the taxation that we are putting on domestic terms because of a loss of export income that some of these sectors will face. Again, I believe that Piyush Goyal is addressing that issue with certainty and with fortitude. The fourth is Indian leaders need a nudge from the government. Let's go back in time and go back in history. And I'm not suggesting we do the same thing. How did South Korea rebound after the war, after the ravaging that the North and the South went through? At that point in time, the government of South Korea identified 4-5 great visionary leaders from the Korean business environment, whether it was Chairman Park at that time of Daewoo, whether it was Chairman Lee of Samsung, LG, and they created chaebols. These chaebols were the ones which were then asked to go all over the world and spread their wings, obviously including in Korea. But Korea being a small country and a small size economy, it was imperative for them to go abroad. I'm not saying we only support 4 industrialists or 5 industrialists. I don't want to get into the crosshairs of the nonsense that is often spoken about. But you need to encourage entrepreneurs. And that encouragement must have some tax incentives, whereby you encourage them to go forth. Now, there are also other countries with whom we have signed excellent FTAs, the United Kingdom being one of them. Look at a greater partnership in the UK. Look at a superb partnership within the EU. Narendra Modi has excellent relations with African nations. Look at how you can get into Africa. Please remember, and here I must say that we were the first country to stop our citizens from going to South Africa under apartheid. And then when Nelson Mandela took over and apartheid regime was lost, what did we see? Instead of India getting into South Africa or the African hub, we saw China get in there in a big way. And I think that's what we need to be cognizant of as to how we can, to my mind, establish our position, establish a place for our businesses and for our industries. But for that, the following will need to be done. You cannot have an irresponsible Indian opposition in political terms which constantly derides business. Because business is what provides employment. Employment is what puts food on the table, gives you a shelter. So the opposition has to be better behaved. You have political issues with Narendra Modi, sort them out. But by constantly berating industry, by threatening industry, you are doing no one a favor. The second is our ministers need to communicate more. You know, the brilliant thing here, it's interesting, that in the entire government, other than 3 or 4 ministers, and I can name them, you have Narendra Modi, but you have Piyush Goyal, Hardeep Puri, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman. No one else communicates. Now, in times like this, people need sahanabhuti. They need a shoulder that they cannot cry on, but they can hold on to. So I think the government needs to be more approachable. The fourth, our banking sector. And we have seen, because of the crony capitalism, the nepotism, the nexus that was created between 2004 and 2014, and then, the vengeful agency action that used to happen with CBI, ED, banks are not giving loans to a lot of people. If you don't support people in terms of money, how will you support them in terms of their desire to invest? So we need an overhauling of the banking sector. Now go back into Indian economic history. We had NABARD, which was the bank to support agriculture. We had Exim, which is the bank to support exports. We need to revitalize those institutions. And those institutions need to be forward-looking. Also remember, this is an interesting thing. Trump's angst began with 3 things.
Number one, his personal vendetta against Lula of Brazil. Bolsonaro was his great pal. When the BRICS meeting happened, that was the first thing that upset him. No experience in data science, no jobs in data science. Not true. Open doors to data science roles with this session. Explore how data science, analytics, and machine learning connect and the skills needed to enter each field. We'll also talk about the long-term roadmap in this evolving landscape and why crash courses and boot camps just don't cut it. Scalar's structured program is built to truly prepare you for real-world careers. Start your growth journey today. Register now for free. Stop wasting time applying for jobs on LinkedIn or Naukri or other online job portals. You know why? Because HR posts only 20% of the jobs on these sites, and most of them are entry-level jobs. But if you're a mid or senior level professional, you need to tap into the hidden 80% of the job market, because this is where you can find a gold mine of opportunities with higher salaries, great work culture, and growth opportunities. And I'll show you exactly how you can do that in my free Dream Job webinar. In this webinar, you'll discover my proven CAR framework that's helped over 25,000 working professionals learn how to find their dream jobs in companies like Deloitte, Amazon, Goldman Sachs, JP Morgan, and many more. Click the link below and join the free webinar right now. I'll see you on the inside. Because the idiot that Donald Trump is, he doesn't realize that a global currency is not something that will happen overnight and will replace the dollar. But he, panicked or whatever and used that as a stupid excuse. The second is when China pushed back and he realized that he cannot handle China's pushback. Why? China is the owner of the largest amount of treasury paper of America in terms of the debt that America owes. Third is when the whole Russian oil syndrome began, and when he was asked a question that why have you not slapped the same levy on China? They were also buying Russian oil. What did India do qua Russian oil, which no one has understood, including some members of the opposition? You needed to buy Russian oil. Otherwise, your own sovereign economy would have been in trouble. Today, India is the only country, Niranjan, in the world which has kept inflation under check. Yeah. Only country. That's because 70% of our oil comes from overseas. And we did not want to get into a situation where we would be held to ransom by either America or OPEC or any such bodies. But everyone was buying Russian oil. Everyone. You've had, there's a huge article in the Financial Times last week which says how Americans are now looking at shadow shipping and trying to investigate shadow shipping of all the ships and the tankers that went under the radar in order to supply or, ship oil. So the arguments of Donald Trump are facetious, untenable, and illogical. But that let the Americans worry about. He's their president. We need to worry about our economy, our people. If you look, there is no other place other than Surat where your diamonds can be polished with such exactitude. Yeah. Today, China started this in 2009 when they actually sent out $5 billion worth of diamonds, lab diamonds, to be polished and processed in Surat. That industry is going nowhere. But if that industry is in short-term pain, the government needs to support that. If the earlier government can bail out a Satyam, I'm sure they can do a lot for certain sectors which are going to be under pressure or under trouble. So to sum up, I think every adversity can be converted into an opportunity. To quote Tagore, provided the mind is held high and you enter into that world with a spirit of entrepreneurial zeal. India is a civilization legacy. America is a recent country. वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? Yes, they will poke us, they will stoke some fires,
But ultimately, I'm a great believer in India, in Indianness,